जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो इस वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली आज की डेफिनेशन है घिसाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेप्रेसिएशन। घिसाई का मतलब, जैसे हमने एक गाड़ी ली 80,000 रुपये की, 1 वर्ष हम एक्टिवा यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें गाड़ी बेचनी है, तो क्या 80,000 पूरे मिलेंगे? हमें नहीं मिलेंगे। आपको भी पता है 70 या 65,000 रुपये मिलेंगे। पूरी कीमत कभी नहीं मिलेगी। जैसे हमने नया फ़ोन ख़रीदा, थोड़े समय यूज़ करेंगे, मार्केट में नया फ़ोन आया तो हमें लगेगा कि पुराना फ़ोन बेच देते हैं, नया फ़ोन ख़रीदते हैं। तो पुराना फ़ोन हम बेच देंगे थोड़े समय उसका यूज़ करके, तो उसकी कीमत में भी कटौती होगी। तो ये जो कीमत में कमी होती है, थोड़े समय कोई वस्तु उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत में जो कमी होती है, इस कमी को कहते हैं घिसाई या डेप्रेसिएशन। सभी वस्तुओं पर घिसाई लागू होती है, मात्र ज़मीन एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर घिसाई नहीं लगती, क्योंकि ज़मीन जैसे पड़ी हो वैसे ही पड़ी रहती है। सालों की साल ज़मीन जहाँ भी हो वहीं रहती है और जैसी होती है वैसी ही रहती है, इसलिए ज़मीन पर कोई घिसाई नहीं लगती। बाकी सभी संपत्ति पर समय बीतने के बाद घिसाई लागू होती है और वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है। वाहन, यंत्र, फर्नीचर, मकान, सभी के ऊपर घिसाई लागू होती है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। हर वर्ष संपत्ति की कीमत में निर्धारित दर से कमी की जाती है। इस कमी की रकम को घिसाई कहते हैं। घिसाई अपना खर्च है, लेकिन रोकड़ में चुकाने वाला नहीं। खर्च के हिसाब से बुक में एंट्री करते हैं। जनरली सभी खर्च हम कैश में चुकाते हैं। वेतन, मजदूरी, किराया, घिसाई भी खर्च है, लेकिन कैश में नहीं चुकाना होता। लेकिन संपत्ति की कीमत में कमी हो जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, डूबत ऋण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैड डेट। जैसे मानो अपनी एक दुकान है और कोई कस्टमर अपने पास आता है, 5,000 की कोई वस्तु लेकर जाता है, अपना जानकार है और उधार लेकर जाता है। वो हमसे कहता है कि 1 हफ्ते बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ओके, तो हमने कहा चलो ठीक है। 1 वीक पूरा हो गया, पेमेंट नहीं मिली, तो हम उसे फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि 1 वीक पूरा हो गया, आप पेमेंट करो। उसने कहा मैं 2 दिन बाद आता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। 2 दिन बाद भी वो व्यक्ति नहीं आया, फिर फ़ोन करेंगे। 2 दिन पूरे हो गए, काफ़ी दिन हो गए, अब तो पेमेंट करो, आपने मान लिया है हमसे। तो उसने कहा मैं कल आता हूँ। कल भी हो गया, फिर भी वो नहीं आया। फिर हमने फ़ोन किया, अब उसने कह दिया कि मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं, जब मेरे पास रुपए होंगे तो मैं सामने से आकर दूंगा, अब फ़ोन नहीं करना। ये क्या बात हुई? एक तो हमसे माल लिया, हमने उधार दिया, हमारे पैसे हैं और हम मांगते हैं तो हमें नहीं मिलते। अब क्या करेंगे? तो क्या आप उसे धमकी देंगे तो भी वो पैसे नहीं देता? पुलिस का भी डर बताया तब भी वो रुपए नहीं देता। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000 ही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ लड़ेंगे तो उसकी वजह से अपना बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। अपना बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है तो बिज़नेस में इस तरह से कभी कभी लॉस हो जाता है। तो इस छोटे से लॉस के लिए हम अपना पूरा समय नहीं दे सकते। हमें बिज़नेस तो करना ही है, रोज़ शॉप पर जाना है, बिज़नेस बढ़ाना है, कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो 5,000 रुपये के लिए अगर उस व्यक्ति के साथ हम संबंध बिगाड़ेंगे तो इन फ्यूचर वो कभी भी हमें रुपए वापस नहीं करेगा। तो अब हम उसे कहेंगे भाई कोई बात नहीं, अभी जितने हैं उतने आप हमें दे दो, बाकी आप थोड़े समय बाद देना, नहीं तो कुछ दिनों बाद आप देना। इस तरह शांति से अगर हम बात करेंगे तो ये व्यक्ति भविष्य में शायद हमें रुपए वापस दे। तो संबंध बना के रखेंगे तो, और गालियाँ बोलकर संबंध बिगाड़ेंगे तो शायद मिलने होंगे तो भी नहीं मिलेंगे। बिज़नेस में ऐसे लॉस होते रहते हैं तो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। किसी भी बिजनेसमैन को पूछो तो वो यही कहेगा
ये तो बिजनेस का हिस्सा है, चलता रहता है। तो इस प्रकार जो रुपए ग्राहक के पास से हमें वापस नहीं मिलते उस रकम को कहते हैं डूबत ऋण, बैड डेब्ट। डूबत ऋण बिजनेस के लिए नुकसान है, तो नुकसान के अकॉर्डिंग इसकी एंट्री होगी। जब हम सम्स करेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब व्यापारी द्वारा उधार माल बेचा जाता है तब कई बार ग्राहक माल की पूरी रकम चुका नहीं सकता। एक व्यापारी द्वारा ग्राहक के पास से जो रकम वसूली नहीं जा सकती उसे डूबत ऋण कहते हैं। डूबत ऋण धंधे के लिए नुकसान है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, संपन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। मानो अपने पास 10 लाख की संपत्ति है जिसमें ज़मीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, इन सबको यदि टोटल करें तो 10 लाख रुपए होते हैं और इसके सामने 8 लाख रुपए दूसरे लोग हमसे मांगते हैं। जैसे हमने होलसेल व्यापारी से थोड़ा उधार लिया था, वो व्यक्ति थोड़े रुपए मांगता है। हमने अपने किसी जानकार के पास से थोड़े रुपए उधार लिए थे, वो हमसे मांगता है। बैंक में से हमने लोन ली है, बैंक वाले मांगते हैं। इन सब का टोटल 8 लाख रुपए हमें चुकाना बाकी है। अब जो 10 लाख की संपत्ति अपने पास है, इन सबको बेच दें। ज़मीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक, इन सबको बेचने पर 10 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। इसमें से 8 लाख रुपए जो हमसे मांगते हैं उनकी इजीली पेमेंट कर सकते हैं, तो भी अपने पास 2 लाख रुपए बचते हैं। तो इसका मतलब कि हम संपन्न हैं। अब हमारे ऊपर कोई रुपए मांगने वाला नहीं है। जो लोग मांगते थे उन सबको हमने पेमेंट कर दी और अभी भी हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, तो हम संपन्न कहलाते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी आर्थिक जिम्मेदारी नियमित चुकाने में सक्षम हो, जिसकी संपत्ति उसकी जिम्मेदारी से ज़्यादा हो, उस व्यक्ति को संपन्न कहते हैं। इससे एकदम उल्टा, मानो कि अपने पास 10 लाख की संपत्ति है, ज़मीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, स्टॉक, नगद शेष, बैंक शेष, और दूसरे लोग हमसे 15 लाख रुपए मांगते हैं। बैंक से लोन लिया है, जानकार से उधार लिए हैं, उधार माल लिया है, जिनकी पेमेंट करनी बाकी है, ये सब मिलाकर 15 लाख रुपए हमें देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सारी संपत्ति हमने बेच दी, 10 लाख मिले, इसमें से 10 लाख की पेमेंट करेंगे तो 5 लाख रुपए अभी भी हमसे लोग मांगते हैं, लेकिन अपने पास अब कुछ नहीं बचा जो हम चुका सकें। 5 लाख रुपए देने बाकी हैं, तो अब हम कहेंगे कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, जो था वो सब बेच दिया, इसमें से आप सबको दे दिया। अब आप मांगते हो तो मांगते रहो, अब मैं आपको रुपए नहीं दे सकती। तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं, जिसकी संपत्ति से ज़्यादा जिम्मेदारी ज़्यादा हो। ऐसे व्यक्ति को दिवालिया व्यक्ति कहते हैं, मीन्स इनसॉल्वेंट। और जिस व्यक्ति की संपत्ति ज़्यादा हो और जिम्मेदारी कम हो, ऐसे व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी आर्थिक जिम्मेदारी नियमित चुकाने में सक्षम न हो, जिसकी संपत्ति उसकी जिम्मेदारी से कम हो, उस व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। ओके, ऐसे व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है उधार और जमा। उधार और जमा ये कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। उधार और जमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, इसीलिए यहाँ पर व्याख्या भी नहीं लिखी, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। जनरली उधार और जमा ये हिसाबी पद्धति के पाए के शब्द हैं, क्योंकि द्विनोंधी नामा पद्धति जब हम सीखेंगे क्लास 11 और 12 में, यही सीखना है। इसमें सभी ट्रांजैक्शन की एक उधार इफ़ेक्ट होती है और एक जमा इफ़ेक्ट होती है। हम कोई भी अकाउंट बनाएंगे
तो लेफ़्ट साइड को उधार साइड और राइट साइड को जमा साइड कहते हैं। तो द्विनोंधी नामा पद्धति में जब हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो लेफ़्ट साइड को उधार बाजू और राइट साइड को जमा बाजू कहेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफ़ेक्ट होगी जो आगे सब में समझेंगे। लास्ट खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट। मानो अपना एक कस्टमर है जिसका नाम है शारदा। बार बार ये अपने पास से माल ले जाती है खरीद कर, हम उसे बेचते हैं। महीने में 4-5 बार ऐसा करते हैं। उधार माल लेकर जाती है, थोड़े समय में पेमेंट करती है और रेगुलर कस्टमर है। अब सभी ट्रांजैक्शन तो हमें याद नहीं रहते कि कौन सी तारीख को शारदा कितने का माल ले गई, कौन से दिन कितनी पेमेंट करी, अभी उसमें हमें कितने रुपए लेने हैं, ये सब किसी व्यक्ति को याद नहीं रहता। तो ये सब याद रखने के लिए शारदा के नाम का खाता बनाएंगे अपनी लेजर बुक में। शारदा का खाता, उसके अंदर शारदा के साथ के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इन सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। कौन सी तारीख को उससे कितने रुपए का माल लिया, कौन सी तारीख को उसने कितने रुपए की पेमेंट करी, अब हम उसके ऊपर कितने रुपए मांगते हैं, ये सभी चीज़ें शारदा के खाते में से 1 मिनट में मिल जाएगी। हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना होगा, तो हम शारदा का अलग से एक अकाउंट बना देंगे। तो अकाउंट मीन्स कोई व्यक्ति या वस्तु के साथ जो अपने व्यवहार होते हैं, मीन्स लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, थोड़े समय में हिसाबी वर्ष में उस व्यक्ति के सभी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर लिखते हैं, उसे कहते हैं खाता या अकाउंट। कोई वस्तु या व्यक्ति के साथ हुए सभी ट्रांजैक्शन को एक ही स्थान पर एंट्री करने की पद्धति को खाता कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित व्यवहार हिसाबी किताब में एक स्थान पर लिखे जाते हैं, उसे खाता कहते हैं। जैसे शारदा का खाता, नगद खाता, खरीद खाता, बिक्री खाता, एट्सेट्रा। ओके, इस प्रकार अनेक खाते बन सकते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं अलग अलग प्रकार के हर एक वस्तु का खाता हम बना सकते हैं। जैसे हमें पता लगाना है कि पिछले महीने हमने कितने रुपए का माल बेचा, कैश या उधार, जैसे भी बिक्री कितनी करते हैं तो उसका बिक्री खाता बना दो। बिक्री खाता देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी तारीख को कितना माल बेचा। पूरे वर्ष में इतने का माल बेचा। जैसे हमें चेक करना है कि पिछले महीने हमने कितने रुपए की खरीदी की, तो खरीदी का खाता बनाओ और तारीख अनुसार उसमें खरीदी की एंट्री करो। पूरे महीने की खरीदी आपको तुरंत मिल जाएगी। कैश कब आया और कब गया, अपने बिजनेस में हमें ये जानना हो तो नगद खाता बनाओ और तारीख अनुसार उसमें पैसा आने और जाने की एंट्री करो। सभी आपको पता चलेगा। अगर अकाउंट बनाएंगे तो एक ही जगह पर सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री करें। कोई पर्टिकुलर वस्तु की, उसे कहते हैं खाता। यहाँ सभी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिसाबी पद्धति के प्रकार बताओ। तो 2 प्रकार हैं। देशी नामा पद्धति और दूसरा है द्विनोंधी नामा पद्धति। ओके, हमें स्टडी करनी है द्विनोंधी नामा पद्धति के अकॉर्डिंग। देशी नामा पद्धति का एक चैप्टर आपको क्लास 11 को पढ़ने को मिलेगा। भाग 2 में स्मॉल चैप्टर है, उसमें से 3 मार्क्स की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। इसके अलावा हमें द्विनोंधी नामा पद्धति में ही स्टडी करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि द्विनोंधी नामा पद्धति में हिसाब तैयार करने के आधार
बताओ, तो 3 आधार हैं, व्यापारी, नगद और मिश्र। ओके, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, तो अगली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।